अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अनम फातिमा। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश 401 का लेक्चर नंबर 2 और इसका नेम है इंट्रोडक्शन टू शॉर्ट स्टोरी। तो इंग्लिश 401 को रीड करने का सबसे बेस्ट मेथड ये है कि आप जो है वो इसकी स्लाइड्स को पावर पॉइंट पे जो स्लाइड्स दी गई हैं वो दी गई हैं डायग्राम के साथ, और इसलिए इसको पढ़ना जो है वो आसान रहता है। तो हम भी पावर पॉइंट की स्लाइड्स को देखकर इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। तो लेक्चर का नाम है इंट्रोडक्शन टू शॉर्ट स्टोरी। इसके बाद हमारे पास स्लाइड आती है आउटलाइन की। आउटलाइन में ये बताया गया कि हम इस लेक्चर में क्या क्या टॉपिक्स को जो है वो लर्न करेंगे। इसके बाद जेनरे के बारे में बताया गया कि जेनरे जो है वो एक फ्रेंच वर्ड है और इसका मीनिंग है टाइप, और इसको अप्लाई किया गया है इमेजिनेटिव लिटरेचर के अंदर। इस वर्ड को जो है वो यूज़ किया जाता है, और शॉर्ट स्टोरी जो है वो एक बेसिक जेनरे है लिटरेचर की। शॉर्ट स्टोरी का जो हमें अपीयरेंस नज़र आता है वो वेस्टर्न लिटरेचर में नज़र आता है, और 19th सेंचुरी में इसको मुख्तलिफ नामों से सहारा लेकर जो है वो इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और वो नाम है मैनोपेसेंट, चेको एंड पोए। What is a short story? शॉर्ट स्टोरी कहते किसे हैं? A short story is a fictional work of prose. अफसाने में जो भी फिक्शनल वर्क होता है वो शॉर्ट स्टोरी कहलाती है। इसकी लेंथ नॉवेल से छोटी होती है और ये 500 से लेके 15,000 वर्ड्स के अंदर होती है। इसका एक स्टार्ट होता है, एक बिगनिंग होती है, फिर ये मिडल आता है इसका, और फिर ये एंड हो जाती है। ये सिंगल प्लॉट पर होती है, सिंगल प्लॉट रखती है, सिंगल सेटिंग होती है, स्मॉल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इसके अंदर होते हैं, और एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम को के अंदर ये कवर अप हो जाती है, रीडर के लिए भी और राइटर के लिए भी। एडगर एलन पोए ने अपने कैसे द फिलोसफी ऑफ कंपोजिशन में कहा है कि शॉर्ट स्टोरी एक वन सीटिंग रीडिंग है, और इसे कहीं भी आप हाफ आवर से लेके 2 आवर तक इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, इसकी ओरिजिन क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है? ओरिजिन कहते हैं इसकी असलियत क्या है शॉर्ट स्टोरी की। जो पहले ज़माने में इसके ट्रेडिशन ये था कि इसको ओरली जो है वो सुना जाता था, इसकी रिटन फॉर्म हमें नज़र नहीं आती, और जो चूजर्स कैंटरबरी टेल्स थे इन्होंने सबसे पहले पोइटिक फॉर्म में शॉर्ट स्टोरी को लिखा, और इसके बाद बुकाक्यो और डेकेमरन ने इनकी डेट ऑफ बर्थ और इनकी डेथ डेट भी आपको याद होनी चाहिए, ये भी MCQ में आ सकती है। इन्होंने कहा था कि इन्होंने एक टॉपिक है द 1001 नाइट्स, इसकी फ्रेंच ट्रांसलेट की थी, और वो की थी शॉर्ट स्टोरी फॉर्म के अंदर। इस तरह 19th सेंचुरी में शॉर्ट स्टोरी जो थी वो इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। इसके बाद ग्रीम फेली टेल्स जो थे इन्होंने सबसे पहले फोक स्टोरीज का कलेक्शन जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया। फोक स्टोरीज वो होती हैं जो लोगों की अपनी कहानियाँ होती हैं, ऐसी स्टोरीज़ को फोक स्टोरीज़ कहते हैं, और इस तरह इन्होंने एक पाथ दिया शॉर्ट स्टोरीज़ को, इसके अंदर डेवलपमेंट लेकर आए, और अर्ली एंड मिड 19th सेंचुरी में जो थी वो हमें शॉर्ट स्टोरीज़ जो थी वो अमेरिका के अंदर नज़र आती हैं, जिसमें एथ्रोन ट्रीज टॉल टेल्स सेंटपो टेल्स ऑफ गैरिस्टिक्यो एंड अरेब्स्क्यो ने जो थी वो एक ब्रांच ऑफ शॉर्ट फिक्शन स्टैंडर्ड करवाई, जिसका नाम था दी गोथिक। फिर मिड एंड लेट 19th सेंचुरी में हमें इसका ब्लॉसम नज़र आता है शॉर्ट स्टोरीज़ का ब्रिटेन के अंदर, जिसमें हार्ट्स वेसेक्स टेल्स ने जो था वो उनका एक अच्छा खासा वॉल्यूम शॉर्ट स्टोरीज़ का सक्सेस रहा था। इस तरह शॉर्ट स्टोरीज जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता हमें नज़र आना शुरू हो गई थी, और इसकी मार्केट डिमांड भी हमें नज़र आना शुरू हो गई थी। 19th सेंचुरी के लेटर 25 ईयर्स के अंदर हमें शॉर्ट स्टोरीज़ की मार्केट डिमांड नज़र आती है, और ये स्टोरीज़ जो थी वो 3000 से लेके 15,000 वर्ड्स के अंदर थी।
इसके बाद शॉर्ट स्टोरीज ने जो था वो अपनी रिस्पेक्ट तो नहीं खोई थी मिड 20th सेंचुरी तक, लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू जो थी वो लेस हो गई थी, और वो इस वजह से कि इसके प्रोस कदर नॉवेल आ चुका था। नॉवेल ने आके इसकी मार्केट वैल्यू जो थी वो डाउन कर दी शॉर्ट स्टोरीज की। थॉमस हार्डिस कहते हैं, ये भी एक राइटर थे, इन्होंने कहा है कि शॉर्ट स्टोरीज यानी कि जो स्टोरीज होती हैं वो कुछ भी बताने के लिए काफ़ी होती हैं, चाहे उसके अंदर आप प्रॉब्लम्स लेकर आएँ, चाहे उसके अंदर आप रिकन्सिलाइन कराएं, यानी कि लोगों के दरमियान आप सुलह करवाएं, या फिर जो है वो अपना टेल ऑफ एक्सपीरियंस बताएं, अपने एक्सपीरियंस की कहानी बताएं, या फिर कोई मेमोरी या फिर किसी चीज़ के ऊपर बहस, कुछ भी बताने के लिए आप स्टोरी का सहारा लेते हैं, और ये काफ़ी होता है कुछ बताने के लिए। ये कहना था थॉमस हार्डे का। इसके बाद हम शॉर्ट स्टोरीज के कंपोनेंट्स देखते हैं। कंपोनेंट्स आते हैं पास द की एलिमेंट्स, इंटीग्रिटी, इकोनॉमी, इफनी एंड एंडिंग। ये 5 हमारे पास शॉर्ट स्टोरी के कंपोनेंट्स हैं। The sum of the key components of a successful short story are, हमारे पास 4 आते हैं की कंपोनेंट्स। एक है इंटीग्रिटी, इकोनॉमी एंड इफनी एंड एंडिंग। इंटीग्रिटी क्या करती है, ये लैंग्वेज और डायलॉग्स को, ये हर चीज़ को जब आपस में जोड़ कर रखती है, इसका काम है शॉर्ट स्टोरी के अंदर। इकोनॉमी का काम ये है कि ये लॉन्ग इंट्रोडक्शन में नहीं डालती, बल्कि ये रीडर को जल्द ही इन्वॉल्व कर देती है उस थीम्स के अंदर, स्टोरी थीम के अंदर, उसके मूड के अंदर। तो ये काम है इसमें इकोनॉमी का। इसके बाद इफनी क्या कहता है, इसमें आप, ये एक ऐसी चीज़ है जिसे जेम्स जॉयस ने दिखाया था शॉर्ट स्टोरीज के अंदर के, ये भी एक चीज़ होती है जिसमें आपको मूवमेंट नज़र आती है कि आप आहिस्ता आहिस्ता स्टोरी जो है वो चेंज हो रही होती है, चाहे वो कैरेक्टर्स के हिसाब से चेंज हो रही हो, चाहे वो उनके लिविंग लाइफ चेंज हो रही है उनकी, कुछ भी स्टोरी के अंदर ट्विस्ट आ रहा होता है, वो जेम्स जॉयस ने इंट्रोड्यूस करवाया था, इसलिए उनको इफनी कहा जाता था। स्टोरी के अंदर ट्विस्ट जो था वो जेम्स जॉयस लेकर आए थे। इसके बाद हमारे पास एंडिंग आ जाता है। एंडिंग क्या कहता है कि जब आप स्टोरी को क्लोज कर रहे हों तो उसके अंदर रीडर को कुछ फील होना चाहिए और उसके अंदर एक सेंस क्रिएट होना चाहिए आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टोरी, अदरवाइज इट्स जस्ट अ स्केच, वरना ये एक खाका ही बनकर रह जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी, ये तमाम जो हैं वो कंपोनेंट्स हैं शॉर्ट स्टोरी के, जिसमें नंबर 1 हमारे पास आता है सेटिंग, प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट, कैरेक्टर, पॉइंट ऑफ व्यू एंड थीम्स। ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं। सेटिंग के अंदर सबसे पहले हमारे पास प्लेस आता है कि आपने जब स्टोरी लिखी है तो वो किस जगह पर लिखी है, उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है। इसके बाद आप टाइम भी देखते हैं कि वो किस टाइम के हिसाब से लिखी गई थी, आया वो हिस्टोरिकल पीरियड था या वो अभी का पीरियड चल रहा है। वेदर कंडीशनिंग भी आएगी उसके अंदर, इसके अंदर सोशल कंडीशंस भी आएंगे और मूड और एटमॉस्फेयर भी आता है। इन सब चीज़ों को देखकर हमें स्टोरी को लिखना होता है या उसको पढ़ते वक्त चीज़ों को जहन में रखना होता है कि स्टोरी कब लिखी गई थी। प्लॉट कहता है कि ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को मैनेज करता है जो प्लॉट होता है। इसके 5 एसेंशियल पार्ट्स होते हैं, इनके नेम है क्लाइमेक्स, इंट्रोडक्शन, रेजोल्यूशन, टेलिंग एक्शंस और राइजिंग एक्शन, और ये इनकी छोटी मोटी डेफिनेशंस हैं। अब हम देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, ये एक ड्रामेटिकल स्ट्रगल है बिटवीन 2 फोर्सेस। विदाउट कॉन्फ्लिक्ट देयर इज नो प्लॉट। अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता तो प्लॉट भी नहीं होता। कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं कि झगड़ा, दोस्ती या कुछ भी उसके अंदर एक चीज़ हमें नज़र आनी चाहिए जिसके ऊपर हम प्लॉट बनाते हैं।
अगर यही नहीं होगा तो प्लॉट क्या बनेगा। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या आती है हमारे पास 4 टाइप्स। या तो कॉन्फ्लिक्ट होगा मैन टू मैन के बीच में, या फिर मैन टू एनिमल्स के बीच में, या फिर मैन और नेचर के बीच में, या फिर मैन और सोसाइटी के दरमियान। इन 4 चीज़ें हैं जिनके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट होता है। लास्ट में हमारे पास आता है मैन एंड हिमसेल्फ और हिमसेल्फ, यानी कि वो अपने आप से अगर कोई जंग लड़ रहा है, अगर वो साइको पर्सन है तो वो भी एक स्टोरी बन सकती है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कैरेक्टर। कैरेक्टर्स 2 तरह के होते हैं, एक वो पर्सन जो फिक्शंस के अंदर वर्क करता है और एक पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? सबसे पहले जब वो पर्सन वर्क करता है फिक्शन के अंदर, या तो वो प्रोटैगोनिस्ट होगा या फिर एंटागोनिस्ट होगा। प्रोटैगोनिस्ट ऐसे पर्सन को कहते हैं जो सेंट्रल रोल प्ले करता है, जिसके इर्द गिर्द पूरी स्टोरी जो है वो रिवॉल्व कर रही होती है। और एंटागोनिस्ट वो पर्सन होता है जो डायरेक्ट ऑपोजिट होता है मेन कैरेक्टर के। इसके बाद हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन। कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स एक पर्सन के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। उसकी फिजिकल अपीयरेंस हमें स्टोरी के अंदर नज़र आती है, हमें उसकी थिंकिंग, फीलिंग और ड्रीम्स नज़र आते हैं। वो क्या करता है और किस चीज़ के अपने आप को बचाता है, और वो कब किस चीज़ पर रिएक्ट करता है। ये सब कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एक पर्सन के, जो हमें स्टोरी के अंदर देखने को मिलते हैं। कैरेक्टर्स के कह रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स होती है। एक कैरेक्टर होता है इंडिविजुअल, एक होता है डेवलपिंग, एक होता है स्टैटिक। इंडिविजुअल कैरेक्टर वो होता है जिसके बहुत सारी साइड होती हैं और वो एक कम्प्लेक्स पर्सनालिटी का हामिल होता है। ठीक है, और डेवलपिंग कैरेक्टर वो होता है जो स्टोरी के मुताबिक अपने आप को चेंज कर रहा होता है। यानी वो शुरू में अगर एक बैड कैरेक्टर लेकर चलता है तो एंड में गुड हो जाता है, तो वह उसकी पर्सनैलिटी हमें इम्प्रूव होती नज़र आती है। डेवलपिंग कैरेक्टर ऐसे कैरेक्टर को कहते हैं। स्टैटिक कैरेक्टर जो एक रुका हुआ कैरेक्टर होता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्टार्ट स्टोरी से लेके एंड स्टोरी तक आप उसे एक ही शक्ल में देख रहे होते। और इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारी सोसाइटी में क्रूअल स्टेप मदर को आप ले सकते हैं, जो हमें शुरू की स्टोरी से लेकर एंड तक जब हम स्टोरी को करते हैं तो वो उसका एक ही हमें जो है वो उसकी पर्सनालिटी एक ही तरह की नज़र आ रही होती है। ऐसे कैरेक्टर को स्टैटिक कैरेक्टर कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं पॉइंट ऑफ व्यू क्या होते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर इनोसेंट आई जाती है, यानी कि एक ऐसी स्टोरी जो चाइल्ड से लेके एडल्ट की तरफ लेके जाती है। स्ट्रीम ऑफ कंसिक्वेंसेस नज़र आते हैं कि एक ऐसी स्टोरी जिसके अंदर रीडर जो है वो फील करे, वो अपने आप को कोई भी एक कैरेक्टर इमेजिन कर ले जिसके मुताबिक उसके थॉट्स हो जाएं और उसी के मुताबिक वो रिएक्शन करने लगे। तो ऐसी चीज़ को हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्सिक्वेंस कहते हैं। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? प्रोटैगोनिस्ट जो होता है वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है, फर्स्ट कैरेक्टर कहलाता है, जिसके लिए हम आई, मी, वी का भी यूज़ करते हैं। और इसके बाद हमारे पास आता है ओमनीसेंट। ओमनीसेंट के अंदर हम साइंसी चीज़ें दिखाते हैं, साइंसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टोरी को दिखाना चाह रहे होते हैं, जिसमें हम करेक्टर टू करेक्टर मूव करवाते हैं, रीडर को इवेंट टू इवेंट करवाते हैं, उसको फ्री एक्सेस देते हैं, उसकी थॉट्स, फीलिंग्स और मोटिवेशन कि कहाँ पर और किस जगह पर उसने चूज़ करना है। इसके बाद ओमनिस्ट लिमिटेड है कि फर्स्ट पर्सन जो है वो क्या सोच रहा है, उसकी क्या फीलिंग है, उसके क्या थॉट्स हैं, और उसके माइंड में थर्ड पर्सन कौन सा वाला आ रहा है। इसकी बेस्ट एग्जांपल इन्होंने यहाँ पर दी है आपको इस स्टोरी में। इस स्लाइड में आपको नज़र आ रहा होगा कि एक गर्ल बनी हुई है और ये फर्स्ट पर्सन है, और जो ये अपने थिंकिंग कर रही है वो थर्ड पर्सन है।
अब हम रीडर को समझ में आ रहा होता है कि वो किसके बारे में सोच रही है। आया वो अपने रिलेटिव्स के बारे में सोच रही है, या किसी एनिमल के बारे में, या फूड के बारे में, या फिर लव के बारे में। तो ये चीज़ ओमिनिस्ट कहलाती है। ये फ्लो चार्ट है पॉइंट ऑफ व्यू का, सिंपल है, इसे आप ऐसे रीड कर लें। थीम जो है होते हैं ये आइडिया को और सेंट्रल इंसाइट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। सम स्ट्रेटजीज टू कंसिडर, जब भी हमें रीडिंग करनी होती है। हाउ टू रीड अ शॉर्ट स्टोरी, जब भी आप शॉर्ट स्टोरी को पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आपके माइंड में सबसे पहले टाइटल नेम के बारे में आपको थिंक करना चाहिए, ऑथर का नाम पढ़ना चाहिए, ऑथर की बायोग्राफी भी पढ़ लेनी चाहिए जो बुक के बैक पर होती है, उस इलस्ट्रेशंस यानी कि उसकी एग्जांपल्स भी हमें देखनी चाहिए, क्योंकि सब टाइटल से कनेक्ट हो रहे होते हैं। और फर्स्ट पेज को भी पढ़ लेना चाहिए। इसके बाद वो कह रहा है कि कंसीडर करें कि आप कैरेक्टर्स को और सेटिंग, कॉन्फ्लिक्ट और पॉइंट ऑफ व्यू को के साथ कितनी दूर तक जो है वो आप जान सकते हैं। फिर आप स्टोरी के अंदर इन्वॉल्व कर लें अपने आप को। आप एक एक्टिव रीडर बने, आपके माइंड में क्वेश्चंस आने चाहिए। आप प्रिडिक्शंस दें कि आगे क्या होगा स्टोरी के अंदर, क्या ट्विस्ट आएगा। आप अपने आप को वो कैरेक्टर इमेजिन करके देख लें कि अगर आप वो कैरेक्टर हो तो आपके साथ क्या होता आगे। अपना ओपिनियन रखें, पिक्चर्स को माइंड पर रख के चलें और राइट डाउन करें अपने फेवरेट कोटेशंस को, और अपने जो भी आप ऑलरेडी चीज़ों के बारे में जानते हैं उनका भी कनेक्शन बनाकर रखें। अच्छा, राइट अबाउट द स्टोरी। आप सबसे पहले जब स्टोरी राइट करें तो अच्छा जी, अभी हमने ये राइट करना है कि जब भी हम स्टोरी पढ़ रहे हो तो हमें लिखना क्या चाहिए। हमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स लिखने चाहिए जब हम रीडिंग कर रहे हो, ठीक है, और नोट डाउन करना चाहिए, उनको हाईलाइट करना चाहिए। अनफेमिलियर वोकैबुलरी को हमें अंडरलाइन कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ हमें जो है वो टाइटल के हिसाब से जो है वो इम्पोर्टेंट पैसेज जो हैं उनको स्टार देना चाहिए, और कैरेक्टर्स को एक हमारे अपने माइंड में उसकी एक डायग्राम ड्रॉ होनी चाहिए और स्केच सेटिंग कर लेनी चाहिए। यहाँ पर बता रहे हैं कि आपने स्टोरी लिखनी कैसे है। टू इमेजिन योरसेल्फ इनसाइड एन अदर पर्सन, अपने आप को इमेजिन कर लें उस आदमी के अंदर। ये कहना था यूडोरा वेंटे का। अच्छा, जब भी आप स्टोरी लिखने बैठे हैं तो अपने माइंड में पहले तो आप एक आइडिया लेकर आ जाएं, फिर अपने डे ड्रीम्स को माइंड में रख लें। उसके बाद न्यू स्टोरीज जो उस वक्त के हिसाब से चल रही होती हैं उनको भी माइंड में रखें, और अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को भी माइंड में रखें। इसके साथ साथ इमेजिन द कैरेक्टर करें और उनकी सेटिंग करें। प्लॉट की थिंकिंग करें कि बिगनिंग कहाँ से लेनी है, इवेंट्स किस नंबर पर कौन सा डालना है, और फाइनल इवेंट्स क्या देना है। चूज़ अ नरेटर, ठीक है जी, नरेटर भी आपने चूज़ करना है, यानी कि अफसाना क्या होना चाहिए, उसका मूड बनाना है, और फिर ऐसा ऐसा गोल्स आइडेंटिफाई करने हैं हमें, और अपनी ऑडियंस को भी आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, इसके बाद वो कह रहा है स्टोरी लिखना स्टार्ट करनी है, बिगनिंग से कंक्लूजन निकालना है, और उसके अंदर कोई भी इंसिडेंट वगैरह हो रहे हैं वो भी डालने हैं। कैरेक्टर्स को फ्लैश आउट यानी बाहर निकालना है, और इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन को यूज़ करना है स्टोरी के अंदर, ऑर्गेनाइज करने इवेंट्स को, और फिर यूज़ डायलॉग्स रिवाइजिंग में आएंगे, और एडिटिंग इसमें होगी पंक्चुएट डायलॉग्स। लास्ट में हमारे पास वो कह रहा है कि इंट्रोडक्शन देना है। सेट द स्टेज बाय इंट्रोडक्शन द कैरेक्टर। सबसे पहले आप कैरेक्टर्स का इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपनी स्टोरी के अंदर कि कौन सा कैरेक्टर क्या रोल प्ले करेगा। उसके बाद सेटिंग डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद आप कॉन्फ्लिक्ट लेकर आएंगे, इवेंट्स को लेकर आएंगे, कैरेक्टर्स को डेवलप करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता मेन कैरेक्टर्स जो हैं वो सामने नज़र आएंगे कि स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स कौन से हैं। उसके बाद क्लाइमेक्स को बिल्डअप करेंगे, फिर आप फिनिश कर देंगे अपनी स्टोरी को, चाहे वो कन्फ्लिक्ट का रिजॉल्व हो
या फिर लास्ट इवेंट बताकर आप उसको फिनिश कर देंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 2 इंग्लिश 401 का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।